Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is vapor pressure. इस टॉपिक में हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस करना है और उसके साथ साथ उसके फैक्टर्स को देखना है। फैक्टर्स के साथ साथ हमने इसकी मेजरमेंट की तरफ आना है, जो कि मैनोमीटर की स्ट्रक्चर या उसकी जो डायग्राम्स हैं वो मैंने ड्रॉ की हैं यहाँ पे। पर सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि वेपर प्रेशर है क्या चीज़, फिर फर्दर हम उसके फैक्टर्स और फर्दर पॉइंट्स की तरफ हम आते हैं। अगर हम वेपर प्रेशर की बेसिक्स पे जाएं तो ये कहते हैं कि हमारे पास अगर एक लिक्विड है और लिक्विड कंटेनर यहां पे हमारा मौजूद है, जैसे हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे, मॉलिक्यूल्स सरफेस ऑफ लिक्विड को छोड़ जाएंगे, एवेपोरेट होंगे। और अगर ये हमारा सिस्टम क्लोज्ड है, यहां पे अगर ये हमारे क्लोज्ड सिस्टम यहां पे मौजूद है तो फिर क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल्स किस तरह का बिहेवियर यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं वेपर प्रेशर की तरफ जब हम जाते हैं। अब इसमें होता ये है कि जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा, जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे, escape the surface। जैसे escape the surface करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स कहां पे चले जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स इधर ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे अपर साइड पे शुरू में रेट ऑफ एवेपोरेशन लो होता है, विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता जाएगा। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एवेपोरेट होके ऊपर आए, वहां पे ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कहां पे कोलाइड करते हैं, विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जो हमारे पास ये कंटेनर यहां पे मौजूद है उसकी वॉल से ये कोलाइड करेंगे, क्योंकि एस्केप तो हो नहीं सकते, ऊपर से हमारे सरफेस क्लोज है, क्लोज सिस्टम यहां पे मौजूद है, तो मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल सके, वो यहां पे कोलाइड करेंगे। जैसे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। किस चीज में एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, सरफेस ऑफ लिक्विड, या हम कहते हैं कंटेनर की सरफेस पे एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। खुद क्या करेंगे, ये वापस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और उस स्टेप को हम क्या कह रहे होते हैं, that step is termed as condensation step। और ये मॉलिक्यूल्स वापस आके गिरना शुरू हो जाते हैं। पहले सिर्फ अपर साइड पे जाएंगे, रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा, जब मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होगी तो वो वहां पे क्या होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारी ये जो लिक्विड फेज है और हमारे पास ये जो वेपर्स फेज है, ये एक दूसरे में इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, ये इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। और ये जो इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम हम ये कहते हैं कि लिक्विड वेपर्स में भी कन्वर्ट हो रहा होता है, वेपर्स वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। The rate of evaporation becomes equal to rate of condensation। हम इस तरह से भी कहते हैं कि एक सिचुएशन आ जाती है कि rate of evaporation becomes equal to rate of condensation। ये हमारी एक स्टेट आ जाती है जब rate of evaporation rate of condensation के इक्वल हो जाएगा। अब हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन कब क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स, ये जो वेपर्स ऊपर होते हैं, ये वापस आके सरफेस ऑफ लिक्विड पे गिरते हैं। जैसे वापस आके गिरेंगे, दिस एक्सर्ट सम प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आए तो हम इसको ये कहते हैं, द प्रेशर exerted by vapors
exerted by vapors, vapors exert करते हैं, कहां पे exert करते हैं? On the surface of liquid, on the surface of liquid, liquid की surface पे exert करते हैं. कब exert करते हैं? When rate of evaporation is equal to rate of evaporation is equal to rate of condensation, rate of condensation. तो उस वक्त हम ये कहते हैं that is termed as vapor pressure. ये proper हमारी definition होगी. The pressure exerted by vapors on the surface of liquid when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, and that pressure is termed as vapor pressure. ये हमारा basic theme है और system हमारा यहाँ पे close होना चाहिए, open system नहीं होना चाहिए. ये हमारा closed system है. अगर हम open system रखेंगे तो सिर्फ evaporation होती रहेगी, वापस condensation नहीं होगी, प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो वहां पे हम वेपर प्रेशर को नहीं एक्सप्लेन कर सकते. ये हमारा बेसिक इसका टर्म हो गया. फिर हम ये कहते हैं कि इस पे कुछ फैक्टर्स भी तो अफेक्ट करते हैं. कुछ फैक्टर्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि फैक्टर्स हमारे किस तरह के हैं जो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करते हैं या डिपेंड नहीं करते. कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं. इंडिपेंडेंट मतलब वेपर प्रेशर उन पे डिपेंड नहीं करता. और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे हम कहते हैं कि डिपेंडेंट होता है वेपर प्रेशर. कुछ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं और कुछ डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं. अगर हम इंडिपेंडेंट फैक्टर्स की तरफ जाएं जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, इसमें हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है. एक्सटर्नल प्रेशर है क्योंकि हमारा सिस्टम तो क्लोज होता है, तो हमारे सिस्टम के साथ एक्सटर्नल प्रेशर का कोई जो है वो इफेक्ट नहीं है वहां पे. दूसरा हम यहां पे ये कहते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है. लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा आपने लिया, दैट इज इंडिपेंडेंट. तीसरा हम यहां पे ये कहते हैं कि हमारे पास अमाउंट ऑफ लिक्विड है. अमाउंट ऑफ लिक्विड अगर है दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट. सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता. इवेपोरेशन डिपेंड करती है लेकिन वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता. ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है जो बच्चों के माइंड में आती है कि भाई इवेपोरेशन जब इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि इवेपोरेशन बढ़ेगी तो कंडेंसेशन बढ़नी चाहिए. ये एक माइंड में ओवरऑल एक थीम होता है. मैं इसको जरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं. सपोज मेरे पास ये कंटेनर है, उसका सरफेस एरिया छोटा है. ये इसका सरफेस एरिया सपोज कर लेते हैं, इसका जो सरफेस एरिया है वो 2 सेंटीमीटर है. ये सरफेस एरिया. एक मेरे पास कंटेनर है, उसका सरफेस एरिया हम ये कहते हैं कि इसका 4 सेंटीमीटर है. सरफेस एरिया 4 सेंटीमीटर. ये एरिया की बात कर रहे हैं हम. एरिया 2 सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया 4 सेंटीमीटर. अब हम ये कहते हैं कि इसका सरफेस एरिया कम है, तो जो मॉलिक्यूल्स के एवेपोरेशन है, सपोज मैं ये कहता हूं कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते हैं और 2 ही वापस कंडेंस होते हैं. यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है, एवेपोरेट जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं, तो कंडेंस भी यहां पे क्या हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. अभी भी कंफ्यूजन मौजूद है बच्चों के माइंड में. वो ये कहते हैं कि जब 4 मॉलिक्यूल्स आके स्ट्राइक करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए. बिल्कुल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एरिया भी तो ज्यादा है. एक्चुअली जो हम प्रेशर की बात करते हैं
प्रेशर हम ये कहते होते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर होता है हमारा। यहां पे सपोज दो मॉलिक्यूल्स आके स्ट्राइक करते हैं, वो 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो 2 न्यूटन कहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं आके 2 सेंटीमीटर क्यूब पे, या एरिया जितना भी है 2 सेंटीमीटर का, तो पर सेंटीमीटर तो एक ही बनेगा ना। तो यहां पे भी 4 न्यूटन अगर फोर्स अप्लाई होगी तो एरिया भी तो 4 सेंटीमीटर है हमारा। तो जितना एरिया ज्यादा होता जाएगा पर यूनिट एरिया वहीं पे कांस्टेंट रहेगा। जब पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहेगा तो हम ये कहते हैं कि वेपर प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे इंडिपेंडेंट है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं? इसमें बड़ा हम ये कहते हैं कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी है। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यहां पे हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की भी बात करते हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, और यहां पे हम बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे हम टेम्परेचर की भी बात करते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। अगर आप इनको चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर चेंज होगा। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कनेक्टेड हैं। साइज ज्यादा है तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, साइज छोटा है तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कम है। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, एवेपोरेशन नहीं होगी, लेस एवेपोरेशन होगी। जब लेस एवेपोरेशन होगी तो कंडेंसेशन भी लेस होगी। That is inversely proportional to vapor pressure. That is inversely proportional to vapor pressure. अगर फोर्सेस वीक होंगी, मॉलिक्यूल ज्यादा एवेपोरेट होंगे, जब ज्यादा एवेपोरेट होंगे तो वेपर प्रेशर वहां पे ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे हम आते हैं। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब वो एवेपोरेट नहीं हो रहा, मतलब कम एवेपोरेट हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का जो ताल्लुक है वो भी इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल बढ़ेगा। जब एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर उसका ज्यादा हो जाएगा। सपोज अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, वेपर प्रेशर कम है। अगर हम जो है वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वाटर को देखें तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स का 0 सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर है वो है अराउंड 4 पॉइंट समथिंग, 4.579 टॉर, ये हमारे पास हो जाता है। जैसे हम 10 सेल्सियस टेम्परेचर पे जाते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, वो 9.209 टॉर हो जाता है। जब हम बढ़ाते हुए 90 सेल्सियस पे जाते हैं तो 90 सेल्सियस पे 527.8 हो जाता है, 527.8 टॉर हो जाता है। जब हम 100 सेल्सियस पे जाते हैं तो वो 760 टॉर हो जाता है। बाकी हर टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती आ जाती है कि जब हमने 0 से 10 किया तो टेम्परेचर तो हमने 10 सेल्सियस बढ़ाया, लेकिन जो चेंज आया वेपर प्रेशर में वो अराउंड 5 टॉर आया। जब हमने 90 से 100 बढ़ाया तो इसमें भी हमने 10 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन जो चेंज आया यहाँ पे वो 232 टॉर तकरीबन आ रहा है। इट मींस हाई टेम्परेचर पे जो चेंज इन वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा होता है। यहाँ पे भी 10 सेल्सियस हमने बढ़ाया, यहाँ पे भी 10 सेल्सियस बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे ओवरऑल लो टेम्परेचर है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि एट अ हाई टेम्परेचर चेंज इन वेपर प्रेशर इज आल्सो मैक्सिमम। और लो टेम्परेचर पे जब हम कहते हैं कि उसकी रीजन ये होती है कि लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल लो होता है। अगर हम टेम्परेचर देते भी हैं तो उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम हाई टेम्परेचर पे जाते हैं
तो वहां पे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल इतना ज्यादा हुआ खड़ा होता है कि मॉलिक्यूल्स रेडी होते हैं कि उन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर मिले और वो निकल जाए, वो एवेपोरेट हो जाए, वेपोराइज हो जाए वहां पे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो वेपर प्रेशर्स के यहाँ पे हमने उसके डिस्कस किए। उसके बाद हम आते हैं इसकी मेजरमेंट क्या है। इसकी मेजरमेंट में हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज मैनोमेट्रिक मेथड। मैनोमेट्रिक मेथड हम अप्लाई करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। इसका स्केच, इसकी कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। और अब हमने इसकी वर्किंग की तरफ आना है, इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग में हर एक पॉइंट पे अलग-अलग स्टेप बताता जाता हूं। जब हम इसकी वर्किंग की तरफ मूव करते हैं तो वर्किंग में हमारे पास दो अलग-अलग हिस्से हैं, अलग-अलग पॉइंट है। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट हमारा एक पोर्शन है, और दूसरा पोर्शन हमारा मैनोमीटर है। ये हमारा ओवरऑल थर्मोस्टेट है सारा। ये थर्मोस्टेट है, उसमें हमने फ्लास्क वगैरह या हमने ये चीजें मेंशन की हुई हैं, और ये हमारा मैनोमीटर है। मेन इसके दो पार्ट्स हैं, बाकी हर एक चीज के, हर एक पोर्शन के अपने अपने फंक्शंस हैं, वो परफॉर्म कर रहा होता है। जब हम थर्मोस्टेट में आते हैं, एक्चुअली थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट हमारा एक मीडियम है जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है। मैंने अगर इस लिक्विड को हीट अप करना है तो मैं इस थर्मोस्टेट के जरिए इसको हीट अप करूंगा। मैंने इसको फ्रीज करना है तो इस थर्मोस्टेट के जरिए मैं इसको फ्रीज करूंगा। ओवरऑल जो इसका टेम्परेचर है, ये वो लिक्विड है जिसका हमने वेपर प्रेशर मेजर करना है, तो मैं थर्मोस्टेट के जरिए पूरा टेम्परेचर उसका कंट्रोल करूंगा। अब इस थर्मोस्टेट में थर्मामीटर है, इसके जो स्टेप्स हैं। थर्मामीटर क्या कर रहा होता है? थर्मामीटर उसके जो है वो टेम्परेचर को मेजर करेगा। फ्लास्क का क्या काम है? फ्लास्क ने यहाँ पे लिक्विड को जो संभाला हुआ है, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर हमने डिटरमिन करना है। इसके अलावा इस साइड पे हमने वैक्यूम पंप जो है वो ऊपर वो हमने अटैच किया हुआ है। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? देखें, अगर ये मेरे पास लिक्विड है तो इस लिक्विड का ऊपर यहाँ पे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे। लिक्विड में गैस मॉलिक्यूल्स, ये वेपर्स वगैरह, ये गैस मॉलिक्यूल्स जैसे एटमॉस्फेरिक गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम ऐसे इसका वेपर प्रेशर डिटरमिन करने जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे जो ऑलरेडी वेपर्स हैं, जो ऑलरेडी गैस हैं। हमने तो असल में लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करना है। वो लिक्विड हमारा इथाइल अल्कोहल हो सकता है, वो हमारा क्लोरोफॉर्म हो सकता है, वो हमारा वाटर हो सकता है, कोई भी हम लिक्विड उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट होता ये है कि थर्मोस्टेट के जरिए हम वैक्यूम पंप को यूज करते हैं। वैक्यूम पंप कैसे यूज होता है? हम सबसे पहले इस लिक्विड को फ्रीज कर लेंगे। ठीक है जी, फ्रीज कर लिए, लिक्विड फ्रीज हो गया, सॉलिड फॉर्म में चला गया। जब ये लिक्विड सॉलिड फॉर्म में चला गया तो ऊपर वेपर्स मौजूद हैं, लिक्विड मौजूद है, उसमें वेपर्स मौजूद हैं, गैस मॉलिक्यूल्स। जैसे ये फ्रीज होगा हम वैक्यूम पंप ऑन करेंगे। वैक्यूम पंप क्या करेगा? अवेक्वेट कर देगा। अवेक्वेट कर देगा, किस चीज को अवेक्वेट कर देगा? गैस मॉलिक्यूल्स। वो जो ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स थे उनको वो निकाल देगा बाहर। अब क्वेश्चन ये होता है कि फ्रीज क्यों किया? वैसे हम यूज कर लेते, वैसे अगर हम यूज करेंगे तो वेपर प्रेशर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को भी खींच के फेंक देगा, इसलिए हम उसको फ्रीज कर लेते हैं ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए और हम आराम से गैस मॉलिक्यूल्स को निकाल लें, जो एक्स्ट्रा गैस मॉलिक्यूल्स हैं। फिर ये होता है कि जब हमने इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फ्रीज किया, तो कुछ गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि वो उन स्पेसेस के दरमियान ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? उसी फ्रीज लिक्विड को दोबारा मेल्ट कर लेते हैं। जैसे मेल्ट करेंगे उसमें जो गैसेस हैं वो फिर ऊपर निकल के आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर होगा नहीं गैस का, तो वो मॉलिक्यूल्स इधर ऊपर निकल के दोबारा वेपर्स की फॉर्म में आ जाएंगे।
फिर हम क्या करेंगे, अगेन फ्रीज करेंगे, अगेन हम ये पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे। फ्रीज करेंगे, फिर वैक्यूम पंप ऑन करेंगे, वो गैस मॉलिक्यूल्स को निकाल देगा, फिर हम दोबारा उसको मेल्ट कर लेंगे। तो इस तरह हमने ये 2-3 दफा ये जो है वो एक्सरसाइज करनी है, ये हमने रिपीट करना है ताकि मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल्स को हम निकाल लें। जब गैस मॉलिक्यूल्स निकल गए, यहां से वैक्यूम पंप के से हम उसको कंट्रोल कर रहे थे, हम उसको क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया, अब थर्मोस्टेट के जरिए अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देना शुरू कर देंगे। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर हम इसे प्रोवाइड करेंगे तो इसके वेपर्स बनेंगे, एवेपोरेशन होगी, और जैसे ही वेपर्स बनेंगे वो वेपर्स यहां से मूव करते हुए वो मैनोमीटर की तरफ मूव कर जाएंगे, मैनोमीटर की तरफ चले जाएंगे। मतलब यहां से अगर मूव कर रहे हैं तो वो इधर तो नहीं जा सकते, जाएंगे तो वापस रिवर्स हो जाएंगे, वो आके मैनोमीटर में यहां पे अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ये मैनोमीटर के 2 लिम्ब्स हैं, एक राइट लिम्ब है, एक लेफ्ट लिम्ब है, आर्म्स या 2 हिस्से हम उसे कह सकते हैं। इसमें हमने मरकरी भरा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी, मरकरी हमने इसमें भरा हुआ, पहले वो बराबर लेवल पे होगा। जैसे वेपर जाके स्ट्राइक करेंगे तो इधर से प्रेशर एक्सर्ट होगा, जैसे प्रेशर एक्सर्ट होगा इधर से मरकरी नीचे होगा, उधर से मरकरी ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हम वेपर्स उसमें डेवलप करते जाएंगे, ये इसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। इधर से हम इसको ओपन रखते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे होता है, मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम 760 टॉर पे यूज कर रहे हैं अगर हम यहाँ पे, तो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर होगा। अगर हम किसी और एरिया में हम खड़े हैं तो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होगा। अब इसमें होता ये है कि जैसे ही ये इधर से नीचे, the level of mercury in one limb is lowered and in other is increased, उसमें हाई हो जाएगा, इसमें लो हो जाएगा। ये डेल्टा एच मैंने मेंशन किया हुआ है। डेल्टा एच ये कहता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, दोनों लिम्ब्स में मर्करी का डिफरेंस कितना आया, वो हमने एक स्केल लगाया होता है, उस स्केल के जरिए हम इसकी मेजरमेंट भी कर लेते हैं। जब हम सारी ये मेजरमेंट करते हैं, ये सारा फंक्शन हमारा मैनोमीटर का होता है। इस मैनोमीटर की हम हेडिंग देते हैं और मैनोमीटर की हेडिंग देके हम ये सारी चीजें मेंशन करते हैं कि वेपर्स आए, उन्होंने स्ट्राइक किया and the mercury level in one lab is decreased and the other one is increased, and the difference between 2 mercury levels is calculated by that scales and denoted with delta H. And the external pressure, the other side is open and external pressure is directly applied. जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं तो फिर हम वेपर प्रेशर्स की कैलकुलेशंस करते हैं। जब हम वेपर प्रेशर की कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं तो हमारे पास फार्मूला जो है वो ये है, P is equal to PA plus delta H। ये हमारे पास इसका फार्मूला है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पे P क्या चीज है? एक्चुअली जो P है that is vapor pressure of the liquid, ये उस लिक्विड का वेपर प्रेशर है। और ये जो PA है that is atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम इसे कह रहे होते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी हम इसे कह रहे होते हैं। और डेल्टा एच क्या चीज है? डेल्टा एच हम ये कहते हैं that is height difference, that is height difference। किसका हाइट डिफरेंस है? ऑफ मर्करी Hg, किसमें? N2 limbs of मैनोमीटर। ये जो लिम्स हैं 2, उसके मैनोमीटर में जो डिफरेंस आ रहा है मर्करी का, उससे हम यहाँ पे जो है वो कह रहे होते हैं कि वो हमारा क्या है, डेल्टा एच है। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर और डेल्टा एच की वैल्यूज पुट करते हैं तो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ये हमारा आज का टॉपिक था। सबसे पहले वेपर प्रेशर है क्या चीज, जिसमें हमने उसको उसकी रिजल्ट बताई और उसकी डेफिनेशन हमारे पास आ गई। उसके फैक्टर्स 2 तरह के हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। फिर इसकी मेजरमेंट में हम कैसे जाते हैं, और मेजरमेंट में हमारी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इसकी वर्किंग है,
और एट द एंड हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं और उन कैलकुलेशंस में हमारा वेपर प्रेशर जो भी हमने लिक्विड यहाँ पे अप्लाई किया होता है उसका वेपर प्रेशर हम इसका डिटरमिन कर लेते हैं। ये हमारा जो है वो टॉपिक है एंड थैंक यू वेरी मच।